गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक गरीब और बेसहारा लड़के की कहानी, जिसकी किस्मत अचानक एक मिस्टीरियस पावर मिलने के बाद पूरी तरह बदल जाती है। देखते ही देखते वो एक बेहद पावरफुल कल्टीवेटर बन जाता है और अपर रियल्म की सबसे बड़ी शक्तियों के सामने खड़ा होने लगता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब उसे अपनी रियल आइडेंटिटी और अपने पावरफुल परिवार के बारे में पता चलता है। अपने परिवार के साथ हुए धोखे और साजिश का सच जानने के बाद अब वो एक एक करके अपने दुश्मनों से रिवेंज लेने निकल पड़ता है। आखिर वो कितना पावरफुल बनेगा और अपने परिवार का बदला कैसे लेगा? चलिए पूरी स्टोरी शुरू करते हैं। गांव के एक गरीब युवक की जिंदगी शुरू से ही बेहद मुश्किल थी। उसका नाम ये जून था और उसके पास अपने बूढ़े दादा के अलावा कोई नहीं था। गरीबी और बीमारी ने दोनों की जिंदगी को लगभग तोड़ दिया था। एक दिन जब ये जून दवा लेने बाहर गया हुआ था, तभी उसके दादा की हालत अचानक बिगड़ गई। जाते जाते बूढ़े दादा ने बस यही प्रार्थना की कि उनका पोता आगे की जिंदगी में कभी दुख न देखे और अच्छी तरह जी सके। जब ये जून दवा लेकर वापस लौटा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दादा की जान जा चुकी थी। वह अपने दादा को बचाने के लिए सिस्टम से मदद मांगता है, लेकिन सिस्टम साफ बता देता है कि जीवन पूरी तरह समाप्त हो चुका है और आत्मा भी पुनर्जन्म के क्रम में प्रवेश कर चुकी है। उसे वापस लाना संभव नहीं है। यह सुनकर यह जून की मानसिक स्थिति टूटने लगती है, लेकिन उसी पल उसके भीतर जीने की एक बेहद मजबूत इच्छा पैदा होती है। वह तय करता है कि वह सिर्फ जिएगा नहीं, बल्कि इतना शक्तिशाली बनेगा कि दोबारा कोई उसे या उसके अपनों को मजबूर न कर सके। यही उसकी जिंदगी का असली मोड़ था। सिस्टम उसकी बदलती मानसिक स्थिति को महसूस करता है और बताता है कि अब उसकी इच्छा शक्ति सिस्टम से पूरी तरह जुड़ने के योग्य है। इसके बाद सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है। पहला साइन इन स्थान होता है चांगशेंगी गांव। साइन इन सफल होते ही उसे 10,000 नहीं, बल्कि पूरे 10 लाख साल के बराबर कल्टीवेशन नहीं, बल्कि 10,000 वर्षों की कल्टीवेशन का पुरस्कार मिलता है। उसके गंभीर घावों को भी सिस्टम ठीक करना शुरू कर देता है। इसके साथ उसे बड़ी संख्या में मैरो क्लेंजिंग पिल्स मिलती हैं, लेकिन उसका शरीर अभी इतना कमजोर था कि इतनी बड़ी शक्ति को सीधे सहन नहीं कर सकता था। इसलिए सिस्टम प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल सक्रिय हो जाता है और सारी ऊर्जा को धीरे धीरे उसके शरीर में सुरक्षित तरीके से मर्ज किया जाता है। कुछ ही समय में वो वही कमजोर और गरीब युवक नहीं रहता। अब उसके भीतर एक ऐसी शक्ति आ चुकी थी जिसकी कल्पना इस छोटे से गांव में कोई नहीं कर सकता था। इसके बाद कुछ लोग उसके पास उसकी नई शक्ति और उसके पास मौजूद चीजों को छीनने के लिए पहुंचते हैं। उनमें वांग हाओ भी था, जो वांग परिवार से ताल्लुक रखता था। वह पैसे का लालच देकर यह जून से चीज हासिल करना चाहता है और उसे समझाता है कि 20 चांदी के सिक्के उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन यह जून अब पहले वाला गरीब युवक नहीं था। वो पुराने हिसाब किताब चुकाने का फैसला करता है। वांग हाओ और उसके साथ आए लोगों को अपनी शक्ति का अंदाजा तक नहीं होता। कुछ ही पलों में उन्हें समझ आ जाता है कि सामने खड़ा युवक अब साधारण इंसान नहीं रहा। वांग हाओ जान बचाने के लिए अपने परिवार का नाम लेता है। वो धमकी देता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो वांग परिवार बदला जरूर लेगा। लेकिन ये जून के लिए अब ऐसी धमकियों का कोई मतलब नहीं था। वो वांग हाओ को खत्म कर देता है और साफ कर देता है कि वो अब किसी के डर में जीने वाला नहीं है। इसके बाद वो अपने गांव से निकलकर किंगशी सिटी जाने का फैसला करता है। वह सोचता है कि पहले वो एक साधारण इंसान था, इसलिए दुनिया देखने का कोई अवसर नहीं मिला। लेकिन अब वो कल्टीवेटर बन चुका है और इस विशाल दुनिया को अपनी आंखों से देख सकता है। किंगशी सिटी पहुंचने के बाद वो एक बड़े रेस्टोरेंट में जाता है। उसके साधारण कपड़े देखकर वहां के लोग उसे भिखारी समझ लेते हैं और उसे अंदर आने से रोकते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिस युवक को वे भिखारी समझ रहे हैं, उसकी शक्ति उनके अनुमान से कहीं ऊपर है। स्थिति बिगड़ती है और ये जून रेस्टोरेंट के लोगों को अपनी ताकत का एहसास करा देता है। तभी वहां की मालकिन वानशिया सामने आती है। वह पहली नजर में ही समझ जाती है कि यह युवक सामान्य नहीं है। उसका साथी बताता है कि वह खुद मार्शल वॉरियर के पीक पर है और जल्द ही ग्रेट मार्शल मास्टर बनने वाला है। लेकिन वानशिया समझ जाती है कि यह जून की असली ताकत इससे भी अधिक हो सकती है। तभी वांग परिवार के मुखिया वांगू अपने बेटे का बदला लेने के लिए वहां पहुंचता है। वो ये जून को पकड़कर ले जाना चाहता है, लेकिन रेस्टोरेंट की मालकिन साफ मना कर देती है। वो ये जून को अपने रेस्टोरेंट का गेस्ट घोषित करती है और वांग परिवार को चेतावनी देती है कि वो यहां कोई हिंसा नहीं कर सकता। वांगू धमकी देकर चला जाता है, लेकिन जाते जाते आदेश देता है कि जैसे ही ये जून रेस्टोरेंट से बाहर निकले, उसे मार दिया जाए। ये जून ये सुन लेता है। वह खुद आगे बढ़कर कहता है कि अगर वांग परिवार उसे छोड़ने वाला नहीं है, तो फिर वांग परिवार का अस्तित्व ही समाप्त होना चाहिए। और इस तरह किंगशी सिटी में वांग परिवार के विनाश की शुरुआत हो जाती है। वांग परिवार को लगता था कि उनका नाम और ताकत उन्हें हर खतरे से बचा सकती है, लेकिन ये जून ने उन्हें कोई मौका देने का फैसला नहीं किया। वो सीधे वांग परिवार के ठिकाने पर पहुंचता है और पहले ही चेतावनी देता है कि जो लोग इस मामले से दूर हैं, वे तुरंत चले जाएं। अगर कोई रुकता है तो वह अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार होगा। वांग परिवार के लोग उसकी बात को मजाक समझते हैं, लेकिन अगला ही पल उन्हें उसकी असली शक्ति दिखा देता है। एक के बाद एक वांग परिवार के लोग मारे जाते हैं।
ये जून के सामने उनके सारे विरोध बेकार साबित होते हैं। तभी वांग परिवार का पुराना एंसेस्टर सामने आता है। उसका नाम वांग चांगछिंग था। वर्षों पहले वो एक सीक्रेट लैंड में चला गया था और पूरी दुनिया उसे मृत मान चुकी थी। लेकिन अब वो वापस आया था और उसकी कल्टीवेशन बेहद ऊंची थी। वह हवा में खड़ा हो सकता था, इसलिए आसपास मौजूद लोग समझ जाते हैं कि वह मार्शियल सेंट स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति है। उसी समय किंगशी सिटी का सिटी लॉर्ड भी वहां पहुंच जाता है। वह वांग परिवार का पक्ष लेने की कोशिश करता है और ये जून को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ये जून उसे भी चेतावनी देता है कि अगर सिटी लॉर्ड्स मैंशन वांग परिवार के साथ खड़ा होगा तो वह भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तभी वान शिया और उसके साथ मौजूद लोग ये जून के पक्ष में खड़े होते हैं। वांग परिवार का एंसेस्टर अपनी सबसे शक्तिशाली टेक्निक से हमला करता है, लेकिन ये जून की गति इतनी तेज होती है कि वहां मौजूद लोग उसकी हरकत तक नहीं देख पाते। एक ही पल में वांग परिवार का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी हार जाता है। इसके बाद सिटी लॉर्ड और वांग परिवार दोनों के लिए फैसला साफ हो जाता है। ये जून सिर्फ वांग परिवार को नहीं छोड़ता, बल्कि सिटी लॉर्ड्स मैंशन को भी खत्म कर देता है, क्योंकि उसने पहले ही चेतावनी दी थी। इसके बाद उसे रॉयल एकेडमी की तरफ से एक साइन इन मिशन मिलता है। साइन इन लोकेशन होती है लोअर किंगडम रॉयल एकेडमी। मिशन पूरा करने पर उसे 10,000 डिवाइन टेक्निक्स और सीक्रेट आर्ट्स का पुरस्कार मिलता है। यह जून सोचता है कि उसके पास पहले से ही विशाल कल्टीवेशन है, लेकिन इतने सारे टेक्निक्स और सीक्रेट आर्ट्स उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए वो रॉयल एकेडमी जाने का फैसला करता है। वान शिया और उसके परिवार के लोग उससे प्रभावित हो चुके थे। वे उसे अपने साथ रॉयल एकेडमी तक चलने का निमंत्रण देते हैं। रास्ते में उसे पता चलता है कि वो अभी तक उड़ने की टेक्निक नहीं जानता। तब उसे एक अर्थ रैंक फ्लाइंग टेक्निक दी जाती है, यू लॉन्गबू। बाकी लोग सोचते हैं कि इसे सीखने में उसे महीनों लगेंगे, लेकिन ये जून कुछ ही पलों में टेक्निक को पूरी तरह समझ लेता है। वान शिया और उसके साथ मौजूद लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जिसे उन्होंने महीनों में सीखने की उम्मीद की थी, उसे ये जून कुछ सांसों के बराबर समय में मास्टर कर चुका था। इसके बाद वे रॉयल एकेडमी के लिए रवाना होते हैं। जब वे लोअर किंगडम की सीमा के ऊपर से गुजरते हैं तो वहां के सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि लोअर किंगडम के आकाश में कोई भी अपनी मर्जी से उड़ नहीं सकता, लेकिन ये जून इन नियमों से प्रभावित नहीं होता। इसी दौरान रॉयल एकेडमी का एडमिशन शुरू होता है। अलग अलग स्थानों से आए युवा एकेडमी में प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे थे। कभी ये जून भी सोचता था कि शायद कोई महान व्यक्ति उसे स्वीकार कर ले और वो कल्टीवेशन की राह पर आगे बढ़े, लेकिन अब उसके पास खुद इतनी शक्ति थी कि दुनिया के बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स भी उसके सामने छोटे लग सकते थे। रॉयल एकेडमी के इंस्ट्रक्टर शीशान नए छात्रों को 3 परीक्षाओं के बारे में बताते हैं। पहली परीक्षा है कॉम्प्रिहेंशन। उनका कहना था कि किसी व्यक्ति की समझ कमजोर हो तो उसके लिए शक्तिशाली कल्टीवेटर बनना लगभग असंभव है। लेकिन ये जून इस विचार से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति भी किसी इंसान को मजबूत बना सकती है। इसके बाद दूसरी परीक्षा सामने आती है, टैलेंट। इंस्ट्रक्टर समझाते हैं कि टैलेंट जितना ऊंचा होगा, भविष्य की उपलब्धियां उतनी बड़ी होंगी। लेकिन ये जून फिर भी इस बात को अंतिम सत्य मानने से इनकार कर देता है। तीसरी परीक्षा है हार्ट और विल। एक कल्टीवेटर के लिए दृढ़ मन और अपने मार्ग पर टिके रहना जरूरी बताया जाता है। ये जून का जवाब बेहद सीधा था। उसके लिए सही और गलत का फैसला दूसरों से ज्यादा उसके अपने रास्ते पर निर्भर करता था। वह सिर्फ अपनी दांव पर चलता था। उसकी बात सुनकर कई लोग उसे घमंडी समझने लगते हैं। तभी उसका सामना रॉयल एकेडमी के आउटर सेक्ट के सबसे मजबूत शिष्य वांग चांगशेंग से होता है। और जैसे ही सिस्टम वांग चांगशेंग को पहचानता है, एक नया संदेश सामने आता है। वांग चांगशेंग एक डेस्टिनी चाइल्ड था। सिस्टम मिशन देता है, डेस्टिनी चाइल्ड को खत्म करो। रिवॉर्ड में एक स्पेशल फिजिक और एक बेहद शक्तिशाली इमॉर्टल टेक्निक का नाम सामने आता है। ये जून जब पुष्टि करता है कि वांग चांगशेंग वही व्यक्ति है जो किंगशी सिटी के वांग परिवार से संबंधित था, तब वह बिना किसी हिचकिचाहट के फैसला करता है। वांग परिवार पहले ही उसके हाथों खत्म हो चुका था। अब वांग चांगशेंग भी उसके सामने खड़ा था और उसकी किस्मत भी तय हो चुकी थी। वांग चांगशेंग को बचाने के लिए रॉयल एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल मुरोंग बाई सामने आते हैं। उनकी उम्र 40 से कुछ अधिक थी और वे मार्शल किंग स्तर के एक्सपर्ट थे। रॉयल एकेडमी के प्रिंसिपल शा लियून भी उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करते थे। मुरोंग बाई ये जून को रोकना चाहते हैं, लेकिन एकेडमी के प्रिंसिपल खुद सामने आ जाते हैं। वो साफ कहते हैं कि यह युवक उनका पहला और शायद एकमात्र डिसाइपल होगा। मुरोंग बाई समझ जाते हैं कि अब स्थिति बदल चुकी है। वह एकेडमी छोड़ने का फैसला करते हैं और जाते जाते ये जून को धमकी देते हैं कि अगर वो रॉयल एकेडमी से बाहर निकला तो उसकी जान सुरक्षित नहीं रहेगी। ये जून केवल एक बात कहता है, दूसरों की शक्ति पर भरोसा करने के बजाय खुद शक्तिशाली होना ही स्थायी रास्ता है। इसके बाद रॉयल एकेडमी में एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। एक विशाल हेवनली मॉन्यूमेंट दिखाई देता है, कैंगचोंग टैबलेट। यही वो ट्रेजर था जिसकी वजह से वांग चांगशेंग की कल्टीवेशन अचानक तेजी से बढ़ी थी। एकेडमी के कई एक्सपर्ट्स उस ट्रेजर को हासिल करना चाहते थे। कुछ मार्शल स्पिरिट स्तर के एक्सपर्ट्स तक वहां पहुंच जाते हैं। कई लोग उसे पाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन ये जून शांत रहता है। उसका मानना था कि अगर कोई ट्रेजर वास्तव में उसके योग्य है
तो अंत में वो उसके पास ही आएगा। इसी दौरान दूर की एक शक्तिशाली सेक्ट, चिंगलन सेक्ट, भी इस ट्रेजर की खबर सुनकर रॉयल एकेडमी पहुंचती है। उसका सेक्ट मास्टर मार्शल एम्परर स्तर का एक्सपर्ट था। वो ट्रेजर पर अपना अधिकार जताता है, लेकिन ये जून उसके सामने भी नहीं झुकता। इस पूरी घटना के दौरान वान शिया और उसके दादा को कुछ असामान्य महसूस होता है। उन्हें रॉयल एकेडमी के प्रिंसिपल शिया लियून का चेहरा किसी पुराने चित्र से मिलता जुलता लगता है। वे जल्द ही समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति साधारण एकेडमी प्रिंसिपल नहीं है। वह पूरे टियानवू कॉन्टिनेंट के 9 सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक है। उसे इमॉर्टल के नाम से जाना जाता है। और इसी बीच एक और रहस्य सामने आता है। वान शिया का दादा ये जून के बारे में ऐसी बात सुनता है जो सब कुछ बदल देती है। वो एक विशाल और अत्यंत शक्तिशाली परिवार का यंग मास्टर है। उसका असली पिता ह्यूमन एम्परर येजितियन है। ह्यूमन एम्परर ने बेहद कम उम्र में ह्यूमन एम्परर पैलेस की स्थापना की थी और अनगिनत शक्तिशाली योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए बाहरी शत्रुओं के खिलाफ युद्ध किया था। ये जून को बचपन में दूर एक छोटे से स्थान पर छोड़ दिया गया था। अब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता ने उसे छोड़ा नहीं था। उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा किया था। ह्यूमन एम्परर अभी भी बाहरी दुश्मनों के खिलाफ युद्ध कर रहा था, और इस दौरान कुछ इमॉर्टल फैमिलीज तथा इटर्नल फैमिलीज ने पीछे से विश्वासघात कर बाहरी शक्तियों का साथ दिया था। ये जून के भीतर उन लोगों के खिलाफ क्रोध पैदा होता है। वो तय करता है कि अगर उसके पिता खुद उन गद्दारों को खत्म करने के लिए मौजूद नहीं हैं, तो वो यह काम खुद करेगा। इसी समय सिस्टम उसे एम्पायर कॉम्पिटिशन से जुड़ा मिशन देता है। रिवॉर्ड में एक ऐसी डिवाइन पिल है जो किसी व्यक्ति की कल्टीवेशन को सीधे एक बड़े रियल्म तक बढ़ा सकती है और उसे उसके प्रति पूर्ण निष्ठावान बना सकती है। ये जून इस रिवॉर्ड को स्वीकार कर लेता है। उसे यह भी पता चलता है कि उसका एक बड़ा भाई है, ह्यूमन एम्परर का बड़ा पुत्र। उसका नाम ये जान है। उसने बहुत कम उम्र में ही ऐसी प्रतिभा दिखाई थी कि बाहरी दुश्मन तक उससे डरने लगे थे। लेकिन एक समय वह एक सीक्रेट रूइन में गया और वहां बाहरी शक्तियों से जुड़े 72 बैटल एम्परर्स और कई एक्सपर्ट्स ने उसके खिलाफ जाल बिछा दिया। उसके बाद ये जान लापता हो गया। ह्यूमन एम्परर ने इस घटना के बाद कई इटर्नल और इमॉर्टल फैमिलीज के खिलाफ भयंकर कार्रवाई की थी। अब ये जून समझता है कि उसके पिता और भाई के आसपास का इतिहास साधारण नहीं है। वो फैसला करता है कि अभी उसे सीधे ह्यूमन एम्परर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वर्तमान शक्ति इस छोटे से लोअर रियल्म में भले ही अजेय हों, लेकिन पूरे हेवंस और मिरियाड रियल्म्स में अभी भी कई ऐसी शक्तियां हैं जिनके सामने वो कमजोर पड़ सकता है। उसे पहले खुद को और मजबूत करना होगा। इसके बाद सिस्टम घोषणा करता है कि डेस्टिनी चाइल्ड को खत्म करने का मिशन पूरा हो चुका है। उसे स्पेशल फिजीक, हेवनली राइनकार्नेशन बॉडी का रिवॉर्ड मिलता है। रॉयल एकेडमी के प्रिंसिपल शिया लियून अब एकेडमी को छोड़कर ये जून के साथ चलने का फैसला करते हैं, और इसके बाद सब लोग एम्पायर कॉम्पिटिशन की ओर रवाना होते हैं। ये प्रतियोगिता अलग अलग एम्पायर्स की शक्ति तय करने वाली थी। जितना ऊंचा रैंक उतने ज्यादा रिसोर्सेज। और इस बार लोअर किंगडम की तरफ से ये जून खुद मैदान में उतरने वाला था। एम्पायर कॉम्पिटिशन में लोअर किंगडम को हमेशा सबसे कमजोर देशों में गिना जाता था। इसलिए जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो लगभग सभी लोग मान रहे थे कि लोअर किंगडम फिर से सबसे नीचे रहेगा। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। ये जून और शिया लियून वहां मौजूद थे। कंपटीशन के नियम के अनुसार सबसे नीचे रैंक वाले एम्पायर को पहले मुकाबले में उतरना था। इसलिए लोअर किंगडम का सामना ऑटम लीफ किंगडम से हुआ। लोगों ने लोअर किंगडम पर खुलकर मजाक करना शुरू कर दिया। किसी ने ऑटम लीफ किंगडम पर दांव लगाया तो किसी ने लोअर किंगडम की हार को निश्चित माना। एक व्यक्ति ने तो यह तक कहा कि लोअर किंगडम से सिर्फ कुछ लोग ही आए हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि वे बुरी तरह हारेंगे। ये जून ने उसे जवाब दिया कि अकेला एक व्यक्ति भी काफी है। पहला मुकाबला शुरू होता है। सामने ऑटम लीफ किंगडम का एक मार्शल मास्टर स्तर का युवा योद्धा आता है। उसे विश्वास था कि वो लोअर किंगडम के युवक को आसानी से हरा देगा। लेकिन अगले ही पल ये जून केवल एक शब्द बोलता है और उसका विरोधी बुरी तरह हार जाता है। पूरा मैदान शांत हो जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। बैटिंग में लोअर किंगडम की जीत पर दांव लगाने वाले लोगों को भारी लाभ होता है। कुछ लोग ये आरोप लगाने लगते हैं कि उसने चीटिंग की है। ये जून को सफाई देने के लिए कहा जाता है। वो साफ मना कर देता है। उसे उन लोगों से नफरत थी जो अपनी बात पर कायम नहीं रहते और फिर हारने के बाद बहाने बनाते हैं। वो वहां के बैटिंग व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लेने का आदेश देता है। इसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि युवा होने के कारण उसे थोड़ा संयम रखना चाहिए। लेकिन ये जून के साथ मौजूद शिया लियून और उसके लोग तुरंत सामने आ जाते हैं। जो लोग ये जून का अपमान करते हैं उन्हें पता चलता है कि उसके पीछे साधारण शक्ति नहीं है। कुछ ही समय में शिया लियून अपनी असली शक्ति दिखाता है। तभी सबको पता चलता है कि ये लोअर किंगडम का साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि 9 इमॉर्टल में से एक है, और वह भी ये जून को अपने मास्टर नहीं बल्कि यंग मास्टर कहकर संबोधित कर रहा है। पूरा मैदान स्तब्ध रह जाता है। अब लोगों को समझ आता है कि जिस युवक का वे मजाक उड़ा रहे थे उसकी असली पहचान क्या हो सकती है। ये जून फिर भी इस सबसे परेशान नहीं होता। उसे लगता है कि यह प्रतियोगिता बेहद धीमी है, इसलिए वो घोषणा करता है कि उसके बाद आने वाले सभी एम्पायर्स एक साथ उसके सामने आ जाएं। उसी समय ओवरलॉर्ड एम्पायर, फ्लेम ड्रैगन एम्पायर का क्राउन प्रिंस लॉन्ग एओटियन आगे आता है। वो ये जून को चुनौती देता है। लॉन्ग एओटियन को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसका दावा था कि अगर वो जीता
तो लोअर किंगडम उसकी जगह फ्लेम ड्रैगन एम्पायर का रैंक हासिल नहीं कर सकता। लेकिन ये जून उसके नाम को सुनकर कुछ अलग ही सोचता है। उसे याद आता है कि लॉन्ग एओटियन जैसा नाम उसने कुछ कहानियों में सुना था, और उन कहानियों में ऐसे लोगों का अंत अक्सर बुरा होता था। मुकाबला शुरू होता है। लॉन्ग एओटियन अपनी शक्तिशाली ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसकी कल्टीवेशन मार्शल एम्परर के पीक तक पहुंच चुकी थी और उसकी टेक्निक्स भी अत्यंत शक्तिशाली थीं। लेकिन ये जून उसके हमलों को आसानी से टालता रहता है। लॉन्ग एओशियन उसे उकसाता है कि वह सामने से लड़ने की हिम्मत करे। ये जून को यह बात पसंद नहीं आती। जैसे ही लॉन्ग एओशियन की हत्या की इच्छा स्पष्ट होती है, ये जून पहली बार गंभीर होता है। कुछ ही क्षणों में वह अपनी असली गति दिखाता है। लॉन्ग एओशियन की सबसे शक्तिशाली टेक्निक भी उसे रोक नहीं पाती। ये जून उसे खत्म कर देता है। लेकिन लॉन्ग एओशियन अंतिम समय में बताता है कि उसे एक बेहद शक्तिशाली इमॉर्टल का समर्थन प्राप्त था। लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब ये जून ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। लेकिन ये जून पीछे हटने वाला नहीं था। वह लॉन्ग एओशियन के पिता की धमकियों को भी नजरअंदाज करता है और उन्हें भी समाप्त कर देता है। इसके साथ ही लोअर किंगडम प्रतियोगिता में एक असंभव छलांग लगाता है। अब लोअर किंगडम केवल एक कमजोर देश नहीं रहा, वह ओवरलॉर्ड लेवल एम्पायर बन चुका था। और ये जून घोषणा करता है कि होली सिटी जाने का अवसर भी अब उसे ही चाहिए। दूसरी तरफ एक घायल और क्रोधित इमॉर्टल, जिसे कैंगच्योंग टैबलेट चाहिए था, अपने लोगों को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर वह ट्रेजर वापस लाया जाए। उसे डर था कि अगर यह जून उसके सामने आ गया तो उसकी अपनी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। ये जून अपने साथ मौजूद श्यालियून से पूछता है कि यह घायल इमॉर्टल आखिर कौन है। तब उसे पता चलता है कि बहुत समय पहले टियानवू कॉन्टिनेंट के ऊपर एक विशाल दरार खुली थी और वहां से कई टूटी हुई इमॉर्टल वेपन्स तथा शक्तिशाली अस्तित्व नीचे गिरे थे। उनमें से केवल कुछ ही जीवित बचे। उनमें से एक था यह घायल इमॉर्टल। उसका शरीर अधूरा था और वो अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अन्य कल्टीवेटर्स की ऊर्जा का उपयोग करता था। लेकिन यह जून जब उसकी डिवाइन सेंस से टकराता है तो उसे पता चलता है कि यह कथित इमॉर्टल उसके सामने बेहद कमजोर है। उसे पहली बार अपनी असली शक्ति का अंदाजा होता है। अब वो समझ जाता है कि उसकी शक्ति कम से कम ट्रू इमॉर्टल स्तर से ऊपर है। घायल इमॉर्टल ने यह जून को अपने सामने लाने के लिए एक विशाल आयोजन रखा था। वह चाहता था कि कैंगच्योंग टैबलेट का उत्तराधिकारी उसकी नजरों के सामने आए और वह उसे अपने नियंत्रण में ले सके। वहां मौजूद लोगों को लगता था कि वे एक महान इमॉर्टल के निवास में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन यह जून को जल्द ही समझ आ जाता है कि आसपास फैली ऊर्जा असली इमॉर्टल छी नहीं है, यह सामान्य स्पिरिचुअल एनर्जी थी। और उसके लिए यह एक बड़ा संकेत था। अगर वो व्यक्ति वास्तव में इतना शक्तिशाली इमॉर्टल होता तो उसे अपने शरीर को ठीक करने के लिए इमॉर्टल छी की जरूरत पड़ती। इससे यह जून का शक और मजबूत हो जाता है। वहां मौजूद कुछ लोग ये जून को चुप रहने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि एक इमॉर्टल का अपमान करने का परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। लेकिन ये जून किसी से डरता नहीं। जब एक व्यक्ति लगातार उसका मजाक उड़ाता है तो वो उसे वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद इमॉर्टल का बटलर सामने आता है। वह शक्तिशाली था और उसकी ताकत देखकर कई लोग डर जाते हैं। लेकिन ये जून उसके सामने भी वही सवाल उठाता है, अगर उसका मालिक इतना महान है तो वह आधे शरीर के बिना क्यों है? बटलर हमला करना चाहता है, लेकिन उसे ऊपर से आदेश मिलता है कि यह जून को अभी जीवित रखा जाए। इसके बाद एक विशाल इमॉर्टल प्लाजा दिखाई देता है, जो वास्तव में अनेक छोटे वर्ल्ड्स को जोड़कर बनाया गया था। फिर घोषणा होती है कि असली इमॉर्टल स्वयं आने वाला है। लोग उत्साहित हो जाते हैं। वहां कल्टीवेशन के आगे के स्तरों की चर्चा होती है। बताया जाता है कि मार्शल एम्परर के बाद भी कई रियल्म हैं, जिनमें आगे वॉइड डाओ, रिटर्न टू हेवन, इमॉर्टल फायर और ट्रू इमॉर्टल जैसे रियल्म शामिल हैं। लेकिन यह जून समझ चुका था कि बाहर की दुनिया जिन लोगों को इमॉर्टल कहती है, उनमें से कई वास्तव में अभी बहुत नीचे के रियल्म में हैं। फिर असली इमॉर्टल सामने आता है। वह घोषणा करता है कि वह केवल 3 डिसाइपल चुनेगा। उसे ऐसे शिष्य चाहिए जिनमें असाधारण टैलेंट हो। पहली परीक्षा टैलेंट स्टोन से होती है। हर उम्मीदवार को स्टोन पर हाथ रखकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चलानी थी। अलग अलग रंगों से टैलेंट का स्तर पता चलता था। कुछ उम्मीदवारों को नीला टैलेंट प्राप्त होता है और पूरा मैदान हैरान रह जाता है, क्योंकि स्वयं इमॉर्टल का पुराना टैलेंट केवल हरे और नीले स्तर के आसपास बताया जाता है। वो बाहर से खुश दिखाई देता है, लेकिन यह जून उसकी आंखों में छिपी बेचैनी को समझ जाता है। फिर जब यह जून की बारी आती है तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। उसकी टैलेंट इतनी ऊंची निकलती है कि टैलेंट स्टोन भी उसे सही तरीके से माप नहीं पाता। यहां तक कि उसका टैलेंट सामान्य गोल्डन टैलेंट से भी ऊपर चला जाता है। इमॉर्टल तुरंत उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहता है, लेकिन यह जून को उसकी नीयत पर शक हो जाता है। उसे लगता है कि यह व्यक्ति वास्तव में कैंगच्योंग टैबलेट के लिए उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। तभी यह जून खुलकर उस इमॉर्टल पर आरोप लगाता है। वो बताता है कि कई वर्षों से होली सिटी और उसके आसपास के युवा कल्टीवेटर्स गायब हो रहे हैं और संभव है कि उनका इस्तेमाल उसकी चोटें ठीक करने के लिए किया गया हो। पूरे मैदान में सनसनी फैल जाती है। इमॉर्टल इस आरोप से क्रोधित हो जाता है और सभी लोगों को वहां से जाने का आदेश देता है।
अब वहां केवल ये जून और इमॉर्टल के बीच असली संघर्ष शुरू होने वाला था। इमॉर्टल अपने असली इरादे को छिपाना छोड़ देता है। वो कहता है कि ये जून का शरीर उसके लिए सबसे बड़ा उपचार बन सकता है, लेकिन ये जून उससे डरने के बजाय उसके साथ खेलना चाहता है। इसी बीच एक और कहानी सामने आती है। ऊपर की दुनिया से कुछ शक्तिशाली शिष्य इस बात की जानकारी प्राप्त कर चुके थे कि नीचे की दुनिया में एक बेहद शक्तिशाली ट्रेजर दिखाई दिया है। उनका मास्टर उन्हें आदेश देता है कि वे लोअर रियल में जाकर उस ट्रेजर को वापस लाएं। उनमें बड़े और छोटे शिष्य शामिल थे। वे कैंगचोंग टैबलेट को वापस पाने के लिए नीचे उतरते हैं, और जब वे ये जून के सामने पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि सामने अभी भी एक साधारण लोअर रियल्म का युवक है। लेकिन वे नहीं जानते कि जिस ट्रेजर के लिए वे आए हैं उसने ये जून को उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक शक्तिशाली बना दिया है। ये जून पहली बार उनकी कल्टीवेशन के बारे में पूछता है। शिया लियून उसे अलग अलग रियल्म समझाता है। इन नए शत्रुओं में कुछ लोअर ग्रेड गोल्डन इमॉर्टल, एक मिडिल ग्रेड गोल्डन इमॉर्टल और उससे भी ऊंचे स्तर का एक्सपर्ट था। लेकिन ये जून उनके सामने बिल्कुल शांत रहता है। एक शिष्य उसे धमकाता है कि अगर उसने कैंगचोंग टैबलेट नहीं दिया तो उसे जबरदस्ती लेना पड़ेगा। ये जून केवल इतना कहता है कि अगर वे लेना चाहते हैं तो आकर कोशिश कर सकते हैं, और इसी के साथ असली युद्ध शुरू हो जाता है। ऊपर की दुनिया से आए गोल्डन इमॉर्टल्स को पूरा विश्वास था कि ये जून ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही वे हमला करते हैं उनकी सारी धारणाएं टूटने लगती हैं। ये जून की गति इतनी तेज थी कि वे उसकी स्थिति तक नहीं समझ पा रहे थे। उनमें से एक एक्सपर्ट स्वीकार करता है कि कैंगचोंग टैबलेट ने इस युवक की शक्ति को बेहद कम समय में एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंचा दिया है। फिर एक शक्तिशाली टेक्निक का इस्तेमाल होता है, वॉइड ब्लैक होल जैसी शक्ति। लेकिन ये जून उस हमले को भी संभाल लेता है। इसके बाद वो अपने सिस्टम से मिले 10,000 सीक्रेट टेक्निक्स में से एक अत्यंत शक्तिशाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है। एक विशाल वॉइड पावर उसके सामने फैल जाती है और शत्रुओं के हमले उसमें समा जाते हैं। ऊपर से आया सबसे शक्तिशाली शिष्य पहली बार डरता है। वो अपनी पूरी शक्ति से हमला करता है, लेकिन उसका हमला भी नियंत्रण से बाहर हो जाता है। उसका शरीर बुरी तरह घायल हो जाता है और अंत में वो वहीं मर जाता है। बाकी शिष्य स्थिति समझ जाते हैं। वे पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जून उन्हें याद दिलाता है कि वे लोअर रियल्म के लोगों को हमेशा कमजोर और चींटियों के बराबर समझते रहे हैं। अब वही लोअर रियल्म का युवक उनके सामने खड़ा था। वह साफ कहता है कि आज उनमें से कोई भी यहां से जीवित नहीं जाएगा। शिया लियून को आदेश मिलता है और वो भी आगे बढ़ता है। उसकी शक्ति देखकर बाकी लोग समझ जाते हैं कि ये जून के पीछे सिर्फ एक शक्तिशाली युवा नहीं, बल्कि बेहद भयानक सपोर्ट मौजूद है। ऊपर की दुनिया में इस घटना की खबर पहुंचती है। एक शक्तिशाली अस्तित्व को पता चलता है कि उसके शिष्य मारे गए हैं। वो गुस्से में आदेश देता है कि लोअर रियल्म से आने जाने वाले सभी इमॉर्टल पैसेज पर नजर रखी जाए। लेकिन ये जून अब लोअर रियल्म में रुकने वाला नहीं था। वह शिया लियून के साथ आगे की यात्रा की तैयारी करता है। वान शिया को वो यूलोंग बू देने के लिए धन्यवाद देता है और उसके बदले उसे एक वस्तु सौंपता है। वो कहता है कि अब उनके रास्ते अलग होंगे। ये जून का सफर अब और भी बड़ी दुनिया की ओर बढ़ने वाला था। वो अपने पिता, भाई और उस विशाल परिवार की सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि ह्यूमन एम्परर का बड़ा बेटा येजान सिर्फ लापता नहीं हुआ था। उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था, इसका एक वीडियो स्टोन मौजूद था। और जब ये जून उस रिकॉर्ड को देखता है तो उसे अपने भाई के अंतिम युद्ध का दृश्य दिखाई देता है। येजान उस समय केवल 15 वर्ष का था, लेकिन उसकी शक्ति इतनी ऊंची थी कि वो अपने समय के अधिकांश एक्सपर्ट्स से आगे निकल चुका था। उसके सामने इटर्नल फैमिलीज और बाहरी शक्तियों से जुड़े लोग थे। वे येजान को घेर लेते हैं। येजान खुलकर उनका सामना करता है। वह कहता है कि वह किसी भी शत्रु से नहीं डरता और अपने जीवन में इन बाहरी शक्तियों को खत्म करने का संकल्प ले चुका है। लेकिन शत्रु संख्या में बहुत अधिक थे। उन्होंने एक विशाल फॉर्मेशन बना लिया। फॉर्मेशन की शक्ति इतनी भयानक थी कि आसपास का पूरा क्षेत्र दबाव में आ गया। येजान भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके शत्रु सोचते हैं कि अब ह्यूमन एम्परर का बड़ा पुत्र मारा जा चुका है। लेकिन यह जून के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं था। वह अपने भाई की कहानी सुनकर क्रोधित हो जाता है। उसके भीतर अपने पिता और भाई के दुश्मनों के खिलाफ बदला लेने की इच्छा और मजबूत हो जाती है। तभी सिस्टम एक नया मिशन जारी करता है। उसे एक विशेष साइन इन लोकेशन मिलती है और उससे जुड़ा रिवॉर्ड उसे एक ऐसी शक्ति देता है जो 10 दिशाओं को सील कर सकती है। ये जून अब अपने सामने मौजूद दुश्मन को भागने नहीं देना चाहता। वह उसे रोकने के लिए कैंगचोंग टैबलेट की शक्ति का उपयोग करता है। इसके बाद वह शत्रु की सोल को पकड़ने का आदेश शिया लियून को देता है। वो साफ कहता है कि इस परिवार के किसी भी सदस्य को इतनी आसानी से पुनर्जन्म लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस तरह उसका अगला लक्ष्य केवल एक व्यक्ति नहीं रह जाता। अब वह उस पूरे परिवार के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर चुका था जिसने ह्यूमन एम्परर के साथ विश्वासघात किया था। और इसी के बाद सिस्टम उसे एक नया साइन इन मिशन देता है। इस बार स्थान है डिवाइन रियल्म ऑक्शन हाउस। रिवॉर्ड असाधारण था। उसे हजारों नहीं बल्कि 50,000 अलग अलग सुप्रीम फिजिक्स प्राप्त हो सकते थे, जिनमें एंशिएंट सेक्रेड बॉडी,
इनेट सेक्रेड बॉडी और कैओस बॉडी जैसी फिजिक शामिल थीं। लेकिन इस मिशन के साथ एक अतिरिक्त शर्त भी थी। उसे ऑक्शन में भाग लेकर सफलतापूर्वक कुछ बेचना था और भुगतान के लिए उसे अर्थ की चीजों का इस्तेमाल करना था, यानी ऐसी चीजें जिन्हें डिवाइन रियल्म के लोगों ने कभी देखा तक नहीं था। ये जून को सिस्टम का यह नया नियम थोड़ा अजीब लगा। सिस्टम खुद बताता है कि पहले वो अपने मूल उद्देश्य से भटक गया था और अब वो फिर से सही रास्ते पर लौट आया है। ये जून इस नई चुनौती को स्वीकार कर लेता है। वो श्या लियून के साथ डिवाइन रियल्म की ओर निकलता है। डिवाइन रियल्म की सीमा तक पहुंचते ही उसकी शक्ति का अंतर साफ दिखाई देता है। श्या लियून केवल एक प्रहार से डिवाइन रियल्म की बैरियर को तोड़ देता है। ये जून पहली बार डिवाइन रियल्म की रूल्स पावर को करीब से महसूस करता है। फिर वो आदेश देता है कि पूरे डिवाइन रियल्म की सबसे बड़ी ऑक्शन हाउस का पता लगाया जाए। जल्द ही उसे डिवाइन एम्परर सिटी की डिवाइन किंग ऑक्शन हाउस के बारे में पता चलता है। ये जून वहां पहुंचकर आदेश देता है कि डिवाइन रियल्म के सभी शक्तिशाली परिवारों, सेक्ट्स और डिवाइन एम्परर्स को ऑक्शन में बुलाया जाए। ऑक्शन हाउस के मैनेजर को जब पता चलता है कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जो खुद आइटम्स बेचने आया है, तो वो उसे अलग स्थान पर ले जाता है। ये जून अपने साथ अर्थ की कुछ सामान्य चीजें लेकर आया था। उनमें स्नैक्स और दूसरी खाने की चीजें थीं। ऑक्शन हाउस का मैनेजर उन चीजों को देखकर हैरान रह जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि इन अजीब पैकेट्स को खोला कैसे जाए। जब वह एक पैकेट खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी ताकत के बावजूद वह पैकेट आसानी से नहीं खुल रहा। ये जून उसे खोलने का तरीका बताता है। मैनेजर थोड़ी मात्रा में उस खाने को चखता है और अगले ही पल उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ने लगती है। वो हैरान रह जाता है। सिर्फ थोड़ा सा खाने के बाद उसकी शक्ति हेवनली गॉड रियल्म के शुरुआती स्तर से बढ़कर पीक तक पहुंच जाती है। अब उसे समझ आता है कि ये चीजें साधारण भोजन नहीं हैं, ये असली डिवाइन ट्रेजर्स हैं। ऑक्शन हाउस तुरंत घोषणा करता है कि इस ऑक्शन को तय समय से पहले शुरू किया जाएगा। कुछ ही समय में डिवाइन रियल्म के बड़े बड़े परिवार और शक्तिशाली एक्सपर्ट्स वहां जमा होने लगते हैं। सबसे पहले ऑक्शन में एक स्नैक पेश किया जाता है, लाजॉ, यानी एक तरह की स्पाइसी स्नैक। मैनेजर बताता है कि इसे खाने से कल्टीवेशन बेहद तेजी से बढ़ सकती है। लोगों को पहले विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वे अपने सामने एक्सपर्ट की शक्ति बढ़ते देखते हैं तो पूरा ऑक्शन हॉल उत्साहित हो जाता है। पहली बोली 500 टॉप ग्रेड डिवाइन क्रिस्टल से शुरू होती है। डार्क शैडो पेविलियन का एक शक्तिशाली व्यक्ति तुरंत बोली लगाता है। इसके बाद मार्शियल डायनेस्टी का क्राउन प्रिंस भी बोली में शामिल हो जाता है। कीमत बढ़ती जाती है। फिर एक और शक्तिशाली व्यक्ति छिन शांग सामने आता है। उसका उद्देश्य उस स्नैक को अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बहन छिनवू के लिए हासिल करना था। छिनवू को 9 नेदर फिजिक की वजह से भयंकर कोल्ड एनर्जी की समस्या थी। अगर उसे सही उपचार नहीं मिलता तो उसका शरीर धीरे धीरे बर्फ की मूर्ति में बदल सकता था। इसी वजह से छिन शांग किसी भी कीमत पर यह वस्तु लेना चाहता था। बोली 5000 से बढ़कर 7000 और फिर 10,000 टॉप ग्रेड डिवाइन क्रिस्टल्स तक पहुंच जाती है। अंत में पूरी पैकेट छिन शांग को मिलती है, लेकिन ऑक्शन हाउस के मैनेजर के पास पहले चखी गई आधी स्नैक बची होती है। वो उसे भी ऑक्शन में डाल देता है। इस छोटी सी मात्रा के लिए भी बड़ी बोली लगने लगती है। डार्क शैडो, पेविलियन और अन्य शक्तिशाली लोग आपस में भिड़ने लगते हैं। अंततः बची हुई स्नैक भी बेहद ऊंची कीमत पर बिकती है। इस पूरे समय ये जून ऊपर बैठा सब कुछ देख रहा था। लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। उन्हें लगता था कि शायद वो किसी बड़े डिवाइन फैमिली का यंग मास्टर है, लेकिन उसके साथ मौजूद लोग बताते हैं कि वे किसी फैमिली या सेक्ट से नहीं जुड़े। वे सिर्फ उसके साथ चलने वाले लोग हैं। तभी डार्क शैडो पेविलियन का एक एक्सपर्ट ये जून से उलझने की कोशिश करता है। वो अपनी स्टेल्थ टेक्निक का इस्तेमाल करके अचानक हमला करना चाहता है, लेकिन ये जून के साथ मौजूद शक्तिशाली व्यक्ति उसकी हर हरकत देख लेता है। वह उसे केवल एक ही चाल में पकड़ लेता है। तब सबको एहसास होता है कि ये जून के साथ मौजूद बूढ़ा व्यक्ति डिवाइन किंग स्तर का भयानक एक्सपर्ट है। डार्क शैडो पेविलियन का शक्तिशाली व्यक्ति डर जाता है। वो मदद मांगता है, लेकिन ये जून साफ कह देता है कि जिसने उसे अपमानित किया है उसे खत्म कर दिया जाए। उस व्यक्ति का अंत वहीं हो जाता है। पूरे ऑक्शन हॉल में सन्नाटा छा जाता है और लोग समझ जाते हैं कि आज की ऑक्शन केवल ट्रेजर बेचने की जगह नहीं थी। यहां एक ऐसा अस्तित्व आया था जिसकी असली शक्ति का अंदाजा डिवाइन रियल्म के किसी भी व्यक्ति को नहीं था। इसके बाद ये जून ऑक्शन की अगली वस्तुओं की ओर देखता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पास अर्थ से लाई गई दूसरी चीजें भी हैं। और अब डिवाइन रियल्म के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स उन चीजों के लिए किसी भी कीमत पर बोली लगाने वाले थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब इस सीरीज का नेक्स्ट सीजन आएगा तो अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है आप उस सीजन की नई वीडियो मिस कर दें। और दोस्तों, अभी आप लोग वीडियो को उतना लाइक भी नहीं कर रहे हो और कमेंट भी बहुत कम आ रहे हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट सीजन की वीडियो सबसे पहले चाहिए तो अभी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जरूर लिखो नेक्स्ट सीजन। आपका एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है।